हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 5 उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण। तीसरा दिया है सेवाओं की व्यवस्था। बताना है कि उपर्युक्त कारकों में से कौन सा उद्योग का हिस्सा है। तो याद रखिए यहाँ का तीनों जो कथन दिए गए हैं ये सभी उद्योगों के हिस्से हैं, चाहे वस्तुओं का उत्पादन करना हो, खनिजों का निष्कर्षण हो या सेवाओं की व्यवस्था, ये सभी उद्योगों के हिस्से हैं। ये सभी कारक ऐसे कारक हैं जो उद्योग के हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। व्याख्या में लिखा है कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दे रखा है कच्चे माल, दूसरा में है भूमि, तीसरा है जल, चौथा है श्रम और पांचवा है शक्ति। पूछ रहा है आपसे कि उपर्युक्त कारकों में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, अर्थात उद्योग जो लगाया जाएगा तो कहाँ पे लगाया जाएगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उद्योग कहीं भी आप लगा देंगे, पता चला कि उद्योग वहाँ पे लगा दिए तो वहाँ पे कच्चे माल को पहुँचाने में दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे आपके पास भूमि है ही नहीं है, या फिर वहाँ पे जल की कमी है, श्रम है, लेबर तो मिल रहे हैं लेकिन कॉस्टली मिल रहे हैं, है ना, या फिर स्किलफुल नहीं है, शक्ति बिजली पावर नहीं है वहाँ पे, है ना। तो ऐसी जगह पर आप उद्योग लगा के भी क्या करेंगे, तो बहुत परेशानी होगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप उद्योग यहाँ पे लगाते हैं और इसके आसपास पानी नहीं है, आपको यहाँ से लाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसी जगह पर उद्योग लगाएंगे जहाँ पे इन सब चीज़ों की क्या हो, आसानी से उपलब्धता देखने को मिल जाए या फिर आसानी से उपलब्ध हो, है ना। चाहे कच्चा माल हो, भूमि हो, जल हो, श्रम हो, शक्ति हो। इसमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है या नहीं है ना, और सड़क वगैरह सही है या नहीं है। जैसे कैसे जहाँ पर आप उद्योग लगा रहे हैं और वहाँ से पता चला कि जो मेन मार्केट है, जहाँ बाज़ार है, जहाँ पे इस चीज़ को बेचा जाएगा, वहाँ पे पहुँचने के लिए सही से रास्ता बना हुआ या नहीं बना हुआ है, क्या वहाँ तक हम सही से चीज़ों को पहुँचा पाएंगे या भी नहीं। तो उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक उद्योग की अवस्थिति में ये सभी कारक को शामिल किया जाता है, चाहे कच्चा माल हो, चाहे भूमि हो, जल हो, श्रम हो या शक्ति हो। कच्चे माल मतलब जो होता है रॉ मटेरियल होता है जिससे हम चीज़ें बनाने जा रहे हैं, है ना। किसी चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को, जैसे मान लेते हैं कि हमें ईंट का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो ईंट को निर्माण करने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, हमें मिट्टी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। अब मिट्टी तो वहाँ मिल जाए लेकिन पानी वहाँ आसपास में नहीं है, बहुत दूर से लाना पड़ रहा है ना। लेबर है लेकिन लेबर वहाँ पे बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्किलफुल नहीं है और ज़्यादा मतलब मेहनती भी नहीं है। तो ऐसे जगह पर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की हमें पूर्ति हो जाए आसानी से। ठीक है, तो ऐसे जगह पर हम लोग उद्योग की स्थिति रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका वो है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार। देखिए ना, बाजार भी दे रखा है कि बाजार भी होना चाहिए आसपास में कि आप कहाँ बेचना चाह रहे हैं। अगर जहाँ पे मार्केट उद्योग लगाएं, अगर उसके आसपास अगर भी उद्योग नहीं है, मान लेते हैं कि अगर कोई दिल्ली में इसका कोई उद्योग लगा के रखा है और उसका आसपास का मार्केट ही नहीं उस चीज़ का, अब पता चला उसको बेचने के लिए जाना पड़ रहा है पूरे साउथ में, तो आपका तो परिवहन में खर्चा पड़ जाएगा ज़्यादा। तो वो भी चीज़ें देखनी होती हैं यहाँ पे, है ना। तो वो बाज़ार हो गया, परिवहन बता ही दिया हमने, सड़क जरूरी है कि सड़क का किस तरीके से हालात है उसका। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो देखिए कहीं भी उद्योग लगाते हैं, इन सब कारक तो जरूरी नहीं कि सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होगा वहाँ पे हम लोग उद्योग लगा देंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ पे हम उद्योग लगा देते हैं। तो उनकी अवस्थिति पर ये सभी चीज़ डिपेंड होता है, राइट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। सेकेंड कथन में कह रहा है कि निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, आय, शक्ति आदि शामिल है। पूछ रहे हैं आपसे उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है।
तो चलिए पहला कथन के बारे में बात करते हैं। पहला कथन दे रखा है कि औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। औद्योगिक तंत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, और आउटपुट क्या निकल रहा है। तो ये चीज़ें औद्योगिक तंत्र में शामिल होता है। जबकि सेकंड कह रहा है कि निवेश में कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल शामिल होता है, श्रम भी शामिल होता है, भूमि की लागत भी शामिल होता है, लेकिन आय नहीं शामिल होता है इसमें। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल 1 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। सेकंड कह रहा है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश, अहमदाबाद का बड़ोदरा प्रदेश और भारत में औद्योगिक प्रदेशों के उदाहरण हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा दोनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए पहला कथन के बारे में बात करते हैं। पहला कथन दे रखा है कि ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि छोटा नागपुर में औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम में गंटूर प्रदेश में है, और अहमदाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे बड़ोदरा प्रदेश। ये दोनों, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, भारत में ये औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, दोनों का दोनों कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा है कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष रूप से कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बेंगलुरु, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित पर विचार करें। स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा सनराइज उद्योग के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, सनराइज उद्योग मतलब होता क्या है, ये जानना जरूरी है। तो उभरते उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। उभरते हुए उद्योग जो होते हैं ना, उन्हें सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, सनराइज का जब भी अलग अलग करेंगे तो सन और राइज होता है। तो सन मतलब सूरज और उगना, राइज मतलब उगना, तो सूरज का उगना। तो जिस उसी तरीके से उद्योगों का जो नए नए उद्योग होते हैं, है ना, तो उनका उद्योग उभरना ही क्या है, सनराइज उद्योग है। और इन सभी में इन सबको शामिल किया जाता है, वह स्वास्थ्य लाभ हो, सत्कार हो, ज्ञान हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो। ठीक है, इनमें सभी को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए इसको दिखाते हैं चैप्टर में, जो PDF फाइल हमने ले रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है ना, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सनराइज उद्योग क्या होता है, जो उभरते हुए उद्योग होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, प्रगलन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, उसे प्रगलन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि सनराइज उद्योग में ये सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भोपाल में औद्योगिक दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई। सेकेंड कथन है कि यह एक तकनीकी दुर्घटना थी जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं, गैस लीक हो गई थी। और तीसरा कथन है कि उद्योगों में दुर्घटनाएं या आपदाएं तकनीकी विफलताओं के कारण होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है, भोपाल में औद्योगिक दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई। बिल्कुल कथन सही है। याद रखना है कि भोपाल में एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, कब, जिसे हम लोग भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो पहला कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि यह एक तकनीकी दुर्घटना थी। बिल्कुल तकनीकी दुर्घटना थी, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था, जिसे MIC कहते हैं, गैस लीक हो गई थी। ये भी कथन सही है। और थर्ड में कह रहा है कि ये उद्योगों में जो दुर्घटनाएँ होती हैं, जो आपदाएं आती हैं, वो तकनीकी विफलताओं के कारण होती है। तो ये भी कथन सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, उपर्युक्त में से सभी। व्याख्या देखना जरूरी है, देख लेते हैं। उद्योगों में दुर्घटना या आपदाएं मुख्य रूप से तकनीकी
विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उद्योग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग इतना बजे यानी 12:30 बजे घटित यह दुर्घटना अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण या औद्योगिक दुर्घटना थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाना से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम आईसी कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जिस प्रक्रिया में धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है उसे खनन कहा जाता है। सेकेंड है, भारत का बेंगलोर क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, पहला कथन क्या दे रखा है कि जिस प्रक्रिया में धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है उसे खनन कहा जाता है। उसे खनन नहीं कहा जाता, उसे परगलन कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने PDF फाइल में हमने दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे सनराइज उद्योग के ठीक नीचे वाला बॉक्स में हमने दिखाया था। तो वहाँ पे परगलन का मतलब क्या था कि जिस प्रक्रिया में धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है उसे परगलन कहा जाता है, ना कि खनन कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब खनन किसे कहते हैं, तो दबी साइलों के नीचे से जो भी खनन करके निकालते हैं उसे खनन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। सेकेंड सही है कि भारत का बेंगलुरु जो क्षेत्र है वो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, माफ़ कीजिएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि परगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु क्षेत्र में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी जो है वो और एक भारत का बेंगलुरु क्षेत्र, ये दोनों IT उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। सेकेंड है, एल्युमिनियम, निकेल, तांबे जैसे अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बात करें पहला कथन के बारे में, इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल कथन सही है। इस्पात से हम तार बना ही सकते हैं, काट सकते हैं, आकार दे सकते हैं, और ये बहुत मजबूत भी होता है और जल्दी इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सही है। सेकेंड है कि एल्युमिनियम, निकेल और तांबे जैसे अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, इस्पात में मिलाकर के मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों का दोनों सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे C, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करें। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुरा, जमशेदपुर, राउरकेला उपर्युक्त में से कौन सा भारत में प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में बात करें तो चाहे भिलाई हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे बर्नपुरा हो, जमशेदपुर हो, चाहे राउरकेला हो, ये सभी देखेंगे कि भारत में प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र रहे हैं, या मतलब कि प्रेजेंट में तो है ही। ठीक है ना, ध्यान रखना है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुरा, जमशेदपुर, राउरकेला ये सभी वर्तमान में प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी D ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी हम लोग बात करें कि आपका ये भिलाई कहाँ पे है, तो ये आपका देखने को कहाँ मिलेगा, किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बर्नपुरा बताइए कहाँ पे मिलेगा, तब तक हम बताते हैं जमशेदपुर कहाँ है। जमशेदपुर देखने को मिलेगा झारखंड राज्य में, और राउरकेला देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बर्नपुर जो है आपका ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, तो याद रखना ये सभी क्या है, भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, बाकी किस राज्य में हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा, अगर पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। पहला है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को को शुरुआत कब हुई थी, 1907 में हुई थी। सेकेंड कथन है, उड़ीसा में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के पास साक्ची में इसकी शुरुआत की गई थी। थर्ड कथन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में यह एकमात्र लोहा और इस्पात संयंत्र था। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है।
तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम लोग टिस्को कहते हैं, कि यह शुरुआत कब हुई थी? 1907 में हुई थी। बिल्कुल कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि उड़ीसा में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के पास साक्षी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में नहीं, ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर देखोगे कि साक्षी जगह का नाम है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सेकेंड कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा कथन के बारे में बात करें तो ये कथन भी सही है कि स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले भारत में यह एकमात्र लोहार इस्पात संयंत्र था। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए, 1947 से पहले देश में एकमात्र लोहा और इस्पात संयंत्र यहाँ पे टाटा होगा, टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को कहते था। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के पहल की और कई और लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे में क्या लिखा हुआ है? बार में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। बाद में यहाँ पर क्या होगा कि बाद में साक्षी का नाम बदल करके क्या किया गया? जमशेदपुर कर दिया गया। यानी कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साक्षी है। ये भी याद रखिएगा। और वैसे ही जमशेदपुर जाएंगे तो एक छोटा सा जगह है, अभी भी वहाँ जगह का नाम साक्षी ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरे एरिया को जमशेदपुर नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दे रखा है सुपीरियर, दूसरा है ह्यूरॉन, तीसरा है ऑन्टोरियो, चौथा है कैस्पियन और पांचवा है मिशिगन। क्या पूछ रहा है आपसे कि उपर्युक्त में से कौन सी उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स में शामिल है? उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स में कौन शामिल है? इनमें से सभी शामिल हैं या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 5 शामिल है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सभी शामिल हैं, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे ह्यूरॉन हो, चाहे ऑन्टारियो हो, चाहे कैस्पियन हो, चाहे मिशिगन हो। ये पाँचों का पाँचों देखेंगे कि ग्रेट लेक में शामिल है। यानी कि ग्रेट लेक्स में ये 5 झील को शामिल किया जाता है: सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ऑन्टारियो झील, कैस्पियन झील और मिशिगन झील। ठीक है, इसमें से एक और है, इरी झील भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा झील कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील। ठीक है, आप देख सकते हैं स्थिति कुछ ऐसी बन रही है यहाँ पे। देखिए ये है लेक सुपीरियर झील। ठीक है, ये वाला सुपीरियर झील यहाँ पे है। इसके बाद फिर ये देखेंगे यहाँ पे मिशिगन यहाँ पे है, ह्यूरॉन झील, लेक इरी झील है और एक है ऑन्टारियो। ठीक है, तो ये पांचों झील देखेंगे, क्रम से पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए। तो ऑन्टारियो, फिर है इरी, फिर है ह्यूरॉन और फिर मिशिगन और फिर है सुपीरियर। ठीक है, तो ये 5 झीलों को नाम याद रखना है। पांचों झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और इसमें से कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि कनाडा से भी लगता है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे जो आपका सुपीरियर झील है वो कनाडा के साथ भी लगता है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे ये वाला जो एरिया नीचे दिख रहा है आपको, वो सभी उत्तरी अमेरिका के भाग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। समझ में आया? चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है टेक्सटाइल शब्द लैटिन शब्द के टेक्सियरे से लिया गया है। और सेकेंड कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो बात करें पहला कथन के बारे में। तो पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि टेक्सटाइल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के टेक्सटियरे से लिया गया है, तो कथन सही है। सेकंड कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों का दोनों कथन सही दिख रहा है, तो हम लोग जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। टेक्सटाइल शब्द लैटिन शब्द टेक्सियरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनाई करना। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। ठीक है, मानव निर्मित कौन कौन शामिल है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कपास, लिनन, जूट से प्राप्त होते हैं, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, ऊन हो गया, रेशम हो गया, कपास, लिनन, जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। जबकि मानव निर्मित जिसने मानव ने खुद से बनाया है, उसमें कौन कौन आएंगे? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयान। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में पहली वस्त्र मिल 1818 में मुंबई के पास फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित की गई थी। और सेकेंड है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल 1854 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। बताना है कि कौन सा कथन सही है।
तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहला कथन के बारे में कि भारत में पहली वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में मुंबई के पास फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित की गई थी। कथन 110% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में पहली वस्त्र मिल 1818 में लगाया गया था, लेकिन कहाँ लगाया गया था? याद कीजिए, ये लगाया गया था आपका कोलकाता में, ठीक है, ना कि मुंबई में। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड कह रहा है कि पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल जो है वो 1854 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो ये भी कथन गलत है। कोलकाता में नहीं, मुंबई में स्थापित की गई थी। अर्थात अगर कलकत्ता को यहाँ पे कर दिया जाए और मुंबई को यहाँ पे कर दिया जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, लेकिन दोनों कथन यहाँ पे क्या फिलहाल गलत है। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इधर दिया हुआ है हाथ से बने हुए प्रसिद्ध कपड़े और इधर दिया हुआ है किस स्थान पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मलमल कहाँ देखने को मिलता है? ढाका में। इधर छींट दिया हुआ है जो कि कालीकट में देखने को मिलता है। कैलिको जो कि मसूलीपट्टनम का एक हाथ से बुना हुआ प्रसिद्ध कपड़ा है ये। जबकि सुनहरी जरी सूती वस्त्र कहाँ देखने को मिलता है? बुरहानपुर में देखने को मिलता है। बताना है कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो पहला कथन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? मलमल कहाँ देखने को मिलता है आपको? ढाका में। ये कथन बिल्कुल सही है। ढाका में, ढाका स्थान देखेंगे कि मलमल के जो प्रसिद्ध कपड़े वो देखने को मिलते हैं, तो ये कथन सही है। सेकेंड गलत है कि जो छींट वाला जो है वो काले कपड़े देखने को मिलता है, ये कथन गलत है। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, याद रखना है। तो सेकेंड कथन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है, पहला सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है? कैलिको मसूलीपट्टनम मिलता है, नहीं, ये कथन भी गलत है। कैलिको देखने को मिलेगा कालीकट में। कहाँ पे? कालीकट में। ठीक है, तो ये भी कथन गलत हो गया। और फोर्थ में कह रहा है कि सुनहरी जरी जो सूती वस्त्र है ये बुरहानपुर में देखने को मिलता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो सिर्फ सही कौन है? सही सुमेलित कौन है? 1 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है भारत के किस शहर को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर सूरत? आसान सा सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में वहाँ पहली मिल स्थापित की गई थी। यह जल्द ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र शहर बन गया था। अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आखिर भारत का मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर है, क्यों कहा जाता है? क्या कारण है मैनचेस्टर का कहने के पीछे? देखते हैं आप लोग कितने जानकारी रखते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैनचेस्टर ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये था 15 MCQ कृषि से संबंधित और उद्योग से संबंधित। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुख होता है। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आप लोग का कर्तव्य बनता है थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, और लाइक तो खैर बनता ही है। ठीक है, तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।